आइए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि अब हम बात करेंगे केमिकल्स, एंजाइम्स और बायोएक्टिव एजेंट्स। पूरे चैप्टर में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अब तक जो पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस है वो आपको इसी सेगमेंट से देखने को मिलते हैं। तो थर्ड टॉपिक क्या होगा हमारा? रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहां से। केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव एजेंट्स। फर्स्ट हम बात करेंगे बच्चा इसमें केमिकल्स की। जो फर्स्ट टॉपिक हम देखेंगे केमिकल्स की बात करेंगे। केमिकल्स में भी हम दो कैटेगरीज की बात करते हैं। एक हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की और दूसरा अल्कोहल की। अल्कोहल की बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हम किसकी बात करेंगे? एक तो ऑर्गेनिक एसिड्स की। चार एसिड हमारे सिलेबस में मेनली दिए गए हैं। फर्स्ट है, इसमें बात करूं, फर्स्ट होगा मेरे पास एसिटिक एसिड। फर्स्ट कौन सा एसिड दिया गया है? एसिटिक एसिड। सेकंड दिया गया है AB ब्यूटाइरिक एसिड। थर्ड वन इज सिट्रिक एसिड। एसिटिक एसिड ABC, एसिटिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड और थर्ड वन हम बात करेंगे सिट्रिक एसिड की। इसके अलावा एक और एसिड पढ़ना है, दैट इज लैक्टिक एसिड। चार एसिड्स की बात की हमने, कौन कौन से? एसिटिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड, सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड। देखते हैं कि किसमें क्या। तो हमें यहां पे दो चीजें याद रखनी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा, प्लस वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेक्सोनोमी में कहां है। मतलब बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटिस्टा है, वायरस है, ऐसा कुछ हो। तो सबसे पहले एसिटिक एसिड की बात करेंगे तो यहां पे होता है एसिटोबैक्टर एसिटाई। एसिटोबैक्टर एसिटी। अब नाम से ही हमें क्लियर है कि क्या है, बैक्टर है, मतलब ये क्या है, एक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। और ये याद भी रह जाता है, एसिटोबैक्टर एसिटो एसिटिक एसिड, या फिर एसिटी दे दे तो भी याद हो जाएगा। दूसरा ब्यूटाइरिक एसिड। ब्यूटाइरिक एसिड के लिए हम बात करते हैं क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ब्यूटाइरिक एसिड के लिए किसकी बात करेंगे हम? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम अगर हम देखेंगे तो आपको पूरा याद रखना है। ये नहीं करना कि ब्यूटाइलिकम से हम ब्यूटारिक एसिड की बात कर लेंगे, क्योंकि पीछे किया भी गया है पीवाईक्यूज में कि क्लोस्ट्रीडियम दे दिया वर्ड, पूरा स्पीसीज बताई ही नहीं गई है कि कौन सी स्पीसीज से बना रहे हैं। तो उस केस में हम फंस जाते हैं। तो हमें क्या करना है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम पूरा याद रखना है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, क्लोस्ट्रीडियम क्या होता है ये भी हमें पता है, ये क्या है? बैक्टीरिया। थर्ड वन की बात करेंगे, डेट इज सिट्रिक एसिड। ये एग्जामिनर्स का फेवरेट होता है। किससे मिलेगा? एस्परजिलस नाइजर, जो कि क्या है? एक फंगस है। ये क्या है? एक फंगस है। ये किससे मिलेगा? फंगस से मिलेगा। और लैक्टिक एसिड हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में, दैट इज लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का मतलब ये क्या हो गया आपके पास? एक बैक्टीरिया है। आप क्वेश्चंस देखोगे जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत बार आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि सिट्रिक एसिड किससे मिलता है या एस्परजिलस नाइगर से कौन सा एसिड मिलता है। तो सिट्रिक एसिड किससे मिलता है? एक फंगस से मिलता है। बाकी तीनों हम किसकी बात करते हैं? बैक्टीरिया की बात करते हैं। पर सिट्रिक एसिड के लिए हम किसकी बात करेंगे? एस्परजिलस
नाइगर की बात करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखनी है कि कई बार एक क्वेश्चन और मिल सकता है आपको कि इनमें से 4 एसिड के नाम दे दिए, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड, कि इनमें से किसका कमर्शियल प्रोडक्शन एक फंगस के थ्रू होता है। तो किसके थ्रू होता है? किसका होगा? सिट्रिक एसिड। या फिर ये पूछ ले कि इसमें से किसका प्रोडक्शन बैक्टीरिया के द्वारा नहीं हो रहा है। बाकी तीनों क्या है? बैक्टीरिया से मिल रही है। एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटी से मिलेगा, ब्यूटाइलिक एसिड क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम से मिलेगा, सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर से मिलेगा, और फोर्थ वन इज लैक्टिक एसिड, वो किससे मिलेगा? लैक्टोबैसिलस से मिलेगा। तो यहां से दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फंगस से कौन सा मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा सिट्रिक एसिड। और दूसरा अगर हम बात करें कि कौन सा बैक्टीरिया से नहीं मिल रहा है, तो भी आंसर क्या हो जाएगा? सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड थोड़ा सा हमें याद रखना है, ये कई बार पूछा गया है। पिछले अगर आप पिछले 15 साल के क्वेश्चन देखोगे तो एटलीस्ट आई गेस 3 बार डायरेक्टली पूछा गया, और बाकी मैच द कॉलम में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑर्गेनिक एसिड्स के अलावा, हम बात कर देते हैं एल्कोहल की। और क्या हमें मिलता है केमिकल्स में? एल्कोहल। और एल्कोहल की जो मैं बात कर रहा हूं वो ड्रिंकिंग के लिए इथेनॉल यूज किया जाता है। आपको पता है कि मिथेनॉल यूज नहीं करते, मिथेनॉल जो होता है वो टॉक्सिक होता है। यहां से बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन ऑलरेडी। यहां से अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे तो 4 से 5 क्वेश्चन लगातार कुछ सालों में 19 से लेके 23 तक लगभग यही टॉपिक चलता है। तो ये काफी कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं। एल्कोहल की बात करेंगे तो एल्कोहल हमें पता है किससे मिलेगा? एल्कोहल हमें मिलेगा इथेनॉल की अगर हम बात करें तो इथेनॉल हमें मिलेगा यीस्ट से। कौन सा यीस्ट? सैकेरोमाइसिस सेरेविस, जिसको हम क्या नाम देते हैं? ब्रूवर्स यीस्ट। और ये पिछले टॉपिक में हमने डिटेल पे इस पे बात की है, कितना परसेंटेज क्या, ये सब हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हमारा टॉपिक था केमिकल्स, एंजाइम एंड बायोएक्टिव एजेंट, उसमें से हमने केमिकल्स की बात कर ली है। 2 कैटेगरीज में पढ़ना है, ऑर्गेनिक एसिड्स और एल्कोहल। ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें तो एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। और एसिटिक एसिड किससे? एसिटोबैक्टर एसिटिस से, ब्यूटारिक एसिड क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम से, सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर से, और लैक्टिक एसिड जो होता है वो लैक्टोबैसिलस से मिलता है। इसके अलावा अल्कोहल की बात करेंगे इथेनॉल, यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविस से मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चा एंजाइम्स। यहां से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। एंजाइम्स की बात कर रहे हैं तो हमें 3 एंजाइम्स के बारे में बात करनी है। हम ओवरऑल 3 एंजाइम्स को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तीन एंजाइम्स कौन कौन से? फर्स्ट एंजाइम की हम बात करेंगे लाइपेजेस। एंजाइम का जो फर्स्ट ग्रुप है जो हमें डिस्कस करना है लाइपेजेस। सेकंड में पैक्टिनेज, पैक्टिनेजेस की बात करें, पैक्टिनेज एंड प्रोटीनेज। और थर्ड वन इज स्ट्रेप्टोकाइनीज। 3 ग्रुप की बात कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारे पास लाइपेजेस, सेकंड है पैक्टिनेज और प्रोटीनेज, या फिर इसको प्रोटीनेज में अगर हम फिर सब कैटेगरी देखें तो पॉलीपेप्टाइड के लिए अलग हो सकता है। वो कैटेगरीज हम कर सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड को तोड़ रहा है तो अलग होगा, उससे छोटे वाले को तोड़ रहा है तो अलग होगा, बड़े प्रोटीन को तोड़ रहा है तो जनरल कैटेगरी की बात करें। और स्ट्रेप्टोकाइनेज तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चा हम बात करेंगे लाइपेजेस की। अब लाइपेजेस जैसे नाम से क्लियर है, किसको तोड़ेगा? लिपिड्स को। लाइपेज का मतलब लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा। एजेस मतलब ब्रेक डाउन वाले जो है, लाइपेज का मतलब होगा किसको ब्रेक डाउन करेगा? ये लिपिड्स को। अब होता क्या है, जैसे हमारी क्लोथ जो है
उन पे दो तरह के स्टेन्स लगते हैं। एक होता है कि कोई मटेरियल जो है वो वाटर सॉल्युबल है और दूसरा है वो लिपिड सॉल्युबल है। तो हमें पता है जब हम कपड़े धोने के लिए पानी में उसको डिप करते हैं या पानी में वॉश करते हैं तो अगर जो वाटर सॉल्युबल है वो तो पानी के साथ धुल के बाहर निकल जाएगा, पर अगर कोई स्टेन ऐसा है जो ऑयल सॉल्युबल है मतलब लिपिड नेचर का है, वो पानी के साथ डिसॉल्व नहीं होगा। तो लाइपेजेस क्या करते हैं, जो आपने अर्ली क्लासेस में पढ़ा होगा मिशेल फॉर्मेशन वगैरह उस तरह का जो सोप का मैकेनिज्म है, तो लाइपेजेस क्या करते हैं उस चीज को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि वो पानी में डिसॉल्व होकर पानी के साथ बाहर निकल जाए। तो लिपिड सॉल्युबल जो चीजें हैं उसको वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करने का मतलब उस फॉर्म में तोड़ने का ताकि वो वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाए, वो काम कौन करते हैं, लाइपेजेस करते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होता है, ये हमारे क्लोथ से जो हम कपड़े पहन रहे हैं उनसे रिमूव ऑयल स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ, कि हमारे जो कपड़े हैं उनसे जो ऑयल स्टेन है उनको रिमूव करने का काम कौन करते हैं, लाइपेजेस करते हैं। कैसे करते समझ में आया, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल है वो पानी में घुलेगा नहीं, तो हम उसको क्या करेंगे वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसीलिए इनका अब एप्लीकेशन कहां है, जो भी आप डिटर्जेंट यूज करोगे, अब घर जाके किसी भी ब्रांड का देखोगे उसके पीछे लिखा होता है इंग्रेडिएंट में लाइपेजेस, नंबर वगैरह भी लिखे होते हैं। तो कहां यूज होता है ये, यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन। फिर हम बोल सकते हैं जो आपकी लॉन्ड्री इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री डिटर्जेंट बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। ये फर्स्ट एंजाइम हमारा हुआ। अब हमें पता है सेकेंड हम बात कर रहे हैं पेक्टिनेज और प्रोटीनेज। तो हमें पता है अभी हमने देखा था कि एज वाले एंजाइम डिग्रेडेशन के लिए बात करेंगे, तो जो आपका पेक्टिनेज होगा और दूसरा जो आपका प्रोटीनेज है। पेक्टिनेज का काम किसका होगा, किसको डिग्रेड करेगा, ये पेक्टिन को डिग्रेड करेगा। पेक्टिनेज की अगर हम बात करेंगे तो पेक्टिनेज क्या होगा कि डिग्रेड पेक्टिन, और प्रोटीनेज की अगर हम बात करें तो प्रोटीनेज किसको डिग्रेड करेगा, प्रोटीन को डिग्रेड करेगा, डिग्रेड प्रोटीन। अब देखिए होता क्या है, जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल, तो पेक्टिन कहां मिलता है आपको, सेल वॉल में देखने को मिलता है। पेक्टिन कहां देखने को मिलेगा बच्चा, सेल वॉल में देखने को मिलेगा। जो प्लांट की सेल वॉल्स होती है वहां आपको पेक्टिन देखने को मिलेगा। मिडिल लेमिला की हम बात करते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टिन की बात करते हैं, और प्रोटीन्स भी देखने को मिलते हैं। तो एक चीज आपने नोटिस की होगी, जब आप एक तो हम घर पे जूस पी रहे हैं या हमारे लोकल शॉप्स पे जूस पी रहे हैं, तो वहां आप देखोगे वो जूस जो होता है वो थिक होता है और उसमें रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं। एक वही जूस अगर हम बाहर से पी रहे हैं, एक हम अगर बात करें कि जो बाहर से हम पी रहे हैं उसमें क्या होगा, फाइबर्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। और दूसरा हम जब बात करें कि जो हम पैक्ड वाला, जैसे किसी भी ब्रांड का आप पियो, ट्रॉपिकाना या रियल, जो इंडिया में दो मोस्ट कॉमन ब्रांड है, उनमें से आपने किसी ना किसी का जूस पिया होगा। या फिर हम ऐसे एग्जांपल करें, जैसे अभी मैंगो सीजन है, तो मैंगो वाले जूसेस की बात करें तो एक तो हम घर में जो पी रहे हैं, या फिर एक हम माजा या फिर वो जो फ्रूटी आती है वो पिए, तो आप देखोगे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपको ये देखने को मिलता है बच्चा कि यहां इस केस में जब हम घर पे पी रहे तो पल्प उस पे बहुत सारा है, और जब हम मार्केटेड वाला पी रहे तो वो स्मूथ अपीयरेंस है। तो कई बार बहुत सारे लोगों को या बहुत सारी जगह पे इस पल्प को प्रेफर नहीं किया जाता। नो डाउट इंडिया में किया जा रहा है, ठीक है, बट बहुत सारी जगह इस पल्प को प्रेफर नहीं किया जाता है। उन लोगों को एकदम क्लियर जूस चाहिए, उन लोगों को क्या चाहिए, बिल्कुल क्लियर जूस चाहिए। तो यहां पे आपको ये एज ए क्लेरिफाइंग एजेंट काम करते हैं। ये दोनों जो होंगे ये कैसे काम करेंगे, क्लेरिफाइंग एजेंट का काम करेंगे। तो जो आपका
बॉटल जूस होता है जो हम मार्केट से लेके आते हैं, बॉटल जूस की बात कर रहे हैं, वो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर या ज्यादा क्लीन दिखाई देता है। क्लियर ये चीज। तो यहां हमने बात की, दो एंजाइम्स को हमने डिस्कस किया है, कौन कौन से। फर्स्ट इज लाइपेजेस। लाइपेजेस क्या काम आते हैं, आपके डिटर्जेंट बनाने में काम आते हैं। डिटर्जेंट बनाने में कैसे काम आएंगे कि बेसिकली जो आपका ऑयल स्टेन है वो पानी के साथ वॉश होकर बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट पता है कि सेम डिजोल्व सेम। अगर वाटर सॉल्युबल है तो वाटर सॉल्युबल में होगा, वाटर में डिजोल्व होगा। अगर वो लिपिड वाला है, लाइक डिजोल्व लाइक, या फिर सेम डिजोल्व से जो भी आपने पढ़ा हो, तो लिपिड वाले नहीं डिजोल्व हो रहे पानी में, तो हम क्या करते हैं, लाइपेजेस की हेल्प से उनको वाटर सॉल्युबल बनाते हैं ताकि वो वहां से रिमूव हो जाए। दूसरा पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीनेजेस की बात करेंगे। तो पैक्टिनेज और प्रोटीनेज में हम क्या करेंगे, ये क्या डिग्रेड करते हैं, पैक्टिन और प्रोटीन को क्लैरिफाइंग एजेंट की जैसे यूज करेंगे बॉटल जूसेस में, ताकि आप जो मार्केट से जूस लेके आएंगे वो आपको क्लियर देखने को मिलेगा। थर्ड है स्ट्रेप्टोकाइनेज। काइनेज एंजाइम जो होते हैं बच्चा, वो आप देखोगे आपने बहुत सारी जगह पढ़ा होगा, स्पेशली जैसे ग्लाइकोलाइसिस वगैरह में आपने काइनेजेस की बात की है। तो काइनेजेस बेसिकली करते क्या है, जो आपका फॉस्फेट होता है उसको अटैच करने का काम करते हैं। काइनेजेस क्या करते हैं, फॉस्फेट को अटैच करने का काम करते हैं। आपने ग्लाइकोलाइसिस वगैरह में भी काइनेजेस पढ़े होंगे, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज या फिर हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज का मतलब 6 कार्बन की शुगर है हेक्सो, उसके ऊपर फॉस्फेट, तो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे कन्वर्ट करने का। तो काइनेजेस का काम क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करना। अब हमारे पास क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका मैं सोर्स की बात कर रहा हूं। सोर्स इज बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकस। सोर्स क्या है हमारे पास, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, सोर्स क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो हम अगर बात करें, हमने अब तक पहले भी बात की थी कि जहां पे हम मोस्ट ऑफ जगह किसकी बात करेंगे, स्ट्रेप्टो की, बस यहीं पे हम जो डिस्कवरी से रिलेटेड स्टेफाइलो की बात करते हैं, बाकी सब जगह हम स्ट्रेप्टो की बात करते हैं। तो यहां पे भी याद रखना है, स्ट्रेप्टोकाइनेस किससे मिलता है आपको, स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है। ये मिलता है, पर इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं। अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन कैसे होता है, ये हम बायोटेक्नोलॉजी जब डिस्कस करेंगे तब उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। अभी हम उस चीज को थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं कि ये क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब हमने इसमें क्या किया, थोड़ा सा चेंजेस कर दिए हैं। कैसे चेंजेस किए हैं वो हम बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे। अब देखिए ये क्या करता है, इसका फंक्शन अगर हम देखें तो ये एक्ट करता है, एक्ट एज क्लोट बस्टर या क्लोट रिमूवर। तो हमने जब ह्यूमन फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे तो आप देखोगे जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है उनमें कई बार क्या होता है, कुछ चीजें जैसे कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, फाइबर्स या फैट, जैसे 3-4 की बात करती है, ये डिपॉजिट हो जाते हैं। तो जो ल्यूमन है बेसिकली, अगर हम 2D में ही बना रहे हैं तो फिर ऐसे बना देता हूं मैं कि यहां डिपॉजिट हो गया, यहां डिपॉजिट हो गया। तो ओवरऑल जो ल्यूमन है वो क्या हुई है, नैरो हो गई है। अब हमें पता है कि अगर सपोज करो आपने भी ये सब किया होगा कि अगर हमें दूर तक पानी भेजना है तो पाइप का हम जो माउथ वाला हिस्सा है वहां पे अगर हम उसका डायमीटर कम करते हैं तो डिस्टेंस बढ़ जाती है। तो यहां पे अगर आपने इसका डायमीटर कम कर दिया इस वेसल का, तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो आगे डैमेज होता जाएगा, लगातार क्लोटिंग होती जाती है। अगर ये, अभी मैं डिटेल में इस पे नहीं जा रहा हूं, अगर ये आपकी ब्लड वेसल्स है नॉर्मल बॉडी की, तो इस कंडीशन को हम बोल देंगे एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर ये, सॉरी, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। नॉर्मल कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। पर अगर यही ब्लड वेसल्स जो आपके पर्टिकुलरली हार्ट की है, देन इट इज नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस, या फिर हम इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, CAD जो बोलते हैं ना, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, वो इसी की बात करें। अब होगा क्या, ये क्लोट बन गया है,
तो इसकी वजह से आपके हार्ट को, बाकी कंडीशन में तो हम क्या बोलेंगे, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, क्योंकि आर्टरीज में जमा हो रहा है, हार्ट में हो रहा था कोरोनरी आर्टरी, हार्ट के लिए सर्कुलेशन के लिए आर्टरीज होती है, दे आर नोन एज कोरोनरी आर्टरीज। तो वहां पे अगर हो रहा है तो उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलेंगे। इसकी वजह से हार्ट को सफिशिएंट ब्लड नहीं मिलेगा और हार्ट अटैक आ सकता है। तो यहां पे ये कब हो सकता है, अगर ऐसा किया जाए तो जिन पेशेंट्स को क्या हुआ है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ है, मतलब बेसिकली जिनको हार्ट अटैक है। अब मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एनसीईआरटी में ऐसे मेंशन है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक, बट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन बेसिकली थोड़ा सा मेडिकल टर्म है और हार्ट अटैक एक जनरल टर्म है। तो जिन लोगों को इस तरह की कंडीशन है जहां पे क्लोट हो रहा है, तो कई बार आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स होते हैं उसके लिए कई बार ये वर्ड यूज किया जाता है कि कितनी जल्दी मेडिकल हेल्प मिल रही है, वो बहुत क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि जल्दी से पहुंचा दिया गया और ये इंजेक्शन अवेलेबल है, ये इंजेक्शन दे दिया गया, तो वो क्लॉट जो है ये क्या करेगा, ये जो क्लॉट है इसको बस्ट कर देगा। कई बार क्या होता है कि ब्लॉकेज जो है वो पूरा है, कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया किसी एक पर्टिकुलर आर्टरी में, हार्ट को ब्लड ही नहीं मिल रहा है या बहुत कम ब्लड मिल रहा है, तो उस केस में हार्ट अटैक की बात करते हैं कि हार्ट की मसल्स जो है अब वो डैमेज होना स्टार्ट हो गई है। तो उस केस में ये इंजेक्शन एकदम से दिया जाता है, बहुत जल्दी से ये इंजेक्शन दिया जाएगा। इस इंजेक्शन का फायदा क्या होगा, इस इंजेक्शन की वजह से जो क्लॉट बना है वो क्लॉट टूट जाएगा और हार्ट अटैक के पेशेंट्स को बचाया जा सकता है। क्लियर है यहां तक? ये हमने कुछ चीजों पे बात की, दो टॉपिक्स हमने देख लिए हैं। एक बार हम क्विकली इसको देख लेते हैं, और जो पीछे वाला टॉपिक था दैट इज योर हाउस होल्ड प्रोडक्ट, उसकी शायद डीपीपी आप लोगों असाइनमेंट आप लोगों को मिल गया है, तो एक बार वो सॉल्व कर लेना। इसका असाइनमेंट हम जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर उसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो। तो अभी हमने क्या क्या बात की है एक बार देख लेते हैं। जो सेकंड टॉपिक था हमारा माइक्रोब्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कल की क्लास में हमने बात की थी फर्मेंटेड बेवरेजेस की, कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, बड़े वेसल्स चाहिए। उन वेसल्स को नाम क्या दिया था हमने, बायो रिएक्टर्स। अगर इन्हीं में हम फर्मेंटेशन रिएक्शंस करवा रहे हैं तो इनको बोलेंगे हम फर्मेंटर्स। कंडीशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज किया था, यीस्ट यूज किया था, जिसको हमने सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी कहा है। ओके, सॉल्व हो गए तो अच्छी बात है बच्चा, प्रैक्टिस करते रहना। इसको हम क्या बोलेंगे, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ब्रूवर्स यीस्ट की बात करेंगे। एक चीज हमने यहां से एसेशन रीजन का एक अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसको हमेशा ध्यान में रखना कि डिस्टिलेशन की जरूरत क्यों पड़ी है। कि जो आपका टाइप ऑफ एल्कोहल है वो किस पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे, रॉ मटेरियल और प्रोसेसिंग। रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा और प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। तो रॉ मटेरियल में आपको क्या ध्यान रखना है कि माल्टेड सीरियल्स हो सकता है, माल्टिंग का प्रोसेस क्या होता है। दूसरा फ्रूट जूसेस की हम बात करें। तीसरा प्रोसेसिंग में बात करें विद डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन। तो विद डिस्टिलेशन में जब आपको अल्कोहल कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए होती है तब आपको डिस्टिलेशन के प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। डिस्टिलेशन में हम करते क्या है कि वाटर को यहां से इवोपरेट कर देते हैं बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंसेस की वजह से। तो यहां हम बात करेंगे क्योंकि यीस्ट जो होता है वो 13% से ज्यादा अल्कोहल कंसंट्रेशन को टॉलरेट नहीं कर सकता। फिर हमने एक टर्म देखी थी जो एनसीईआरटी, हम अपकमिंग क्लासेस में मंडे को हम एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, तो वहां हम देखेंगे कि ब्रोथ क्या होता है। वहां ब्रोथ का मतलब होता है लिक्विड कल्चर मीडिया इज ब्रोथ। फिर हमने बात की थी फर्मेंटेड बेवरेजेस में विदाउट डिस्टिलेशन और विद डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन में बियर, फर्मेंटेशन ऑफ माल्टेड सीरियल्स। वाइन के लिए ग्रेप जूस की बात करेंगे। विस्की के लिए हम किसकी बात करेंगे, आपका माल्टेड सीरियल्स। ब्रांडी के लिए ग्रेप जूस, और ऐसे ही रम के लिए शुगर केन। एक टर्म और देखा था हमने, मोलासेस क्या होते हैं। बेसिकली शुगर जब बनाते हैं शुगर केन से तो एक बाई प्रोडक्ट निकलता है डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का लिक्विड, दैट इज नोन एज मोलासेस। इसमें शुगर का कंटेंट काफी हाई होता है तो उसको अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। यीस्ट जो होता है वो इस शुगर के ऊपर फीड करता है। फिर हमने बात की थी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हमने थोड़ा कल देखा था, थोड़ा सा पार्ट आज देखा कि एंटीबायोटिक्स बेसिकली होती क्या है, वो केमिकल्स होते हैं जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है जो किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो इनहिबिट करे या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल ही कर दे। तो दोनों एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी में आते हैं। एक एग्जांपल हमने देखा था पेनिसिलिन वाला, जिसपे आज हमने बात की है। एंटीबायोटिक जो टर्म है वो एक ग्रीक टर्म है। किसने दी थी एंटीबायोटिक टर्म, वॉक्समैन ने इंट्रोड्यूस की थी 1942 के आसपास।
और यहां हम बात करेंगे एंटीबायोटिक का मतलब अगेंस्ट द लाइफ ऑफ पैथोजन, पर ह्यूमन के लिए अगेंस्ट द लाइफ नहीं है, ह्यूमन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो इसको हम प्रो लाइफ कंसिडर करके चलते हैं। फिर हमने बात की थी डिस्कवरी से रिलेटेड, एक तो हमने बात की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, इसकी डिस्कवरी को हम एक्सीडेंटल डिस्कवरी या चांस डिस्कवरी कंसिडर करके चलेंगे। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन थी। नाम किसने दिया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया था। सोर्स क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम था। स्टेफाइलोकोकस पे वो स्टडी कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव पेनिसिलिन को स्टडी करना नहीं था, बट गलती से देखा कि जब कल्चर प्लेट को वॉश नहीं किया, कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, तो देखा कि एक मोल्ड ग्रो कर गई है, दैट इज पेनिसिलियम नोटेटम, और वो मोल्ड जो है केमिकल सिक्रीट कर रही है, उस केमिकल का नाम क्या है? पेनिसिलिन। ये नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया था। और उसके बाद इसको एज ए एंटीबायोटिक मतलब इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है, ये बताने का काम हमें अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरी ने किया था। और इसी मेडिसिन को यूज किया गया था वर्ल्ड वॉर II में अमेरिकन सोल्जर्स के ट्रीटमेंट के लिए, तो जब इसने लाखों जानें बचाई तो नोबेल प्राइज तो डिजर्व करते ही हैं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरी तीनों को कंबाइनली हमने क्या दिया है? 1945 का नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया था। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने और आप लोगों के साथ डिस्कस की है कि पेनिसिलिन जो होती है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये बैक्टीरिया में सेल वॉल की फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देती है, और अगर सेल वॉल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा। इसी रीजन की वजह से ये बैक्टीरिया पे इतनी इफेक्टिव रही और लाखों जानें बचाई। पर प्रॉब्लम क्या है? ये माइकोप्लाज्मा पे काम नहीं करती है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल ही नहीं होता। फिर हमने केमिकल्स की बात की थी, ये थोड़ा सा वैल्यूएबल टॉपिक है। ऑर्गेनिक एसिड जैसे एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटी जो कि एक बैक्टीरिया है। ब्यूटाइलिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया है। अगेन सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर, ये क्या है? एक फंजाई है। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस। तो इन चार में से जो एसिड हमने पढ़े, एसिटिक एसिड, ब्यूटाइलिक एसिड, सिट्रिक एसिड और लास्ट वन इज एसिटिक एसिड, ब्यूटाइलिक एसिड, सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड। तो इन चार में से तीन जो होते हैं वो बैक्टीरियल प्रोडक्ट है, एक जो है वो आपका फंगल प्रोडक्ट है, दैट इज सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर की बात करेंगे। इसके अलावा अल्कोहल के लिए इथेनॉल, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी ऑलरेडी हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। ये लैक्टोबैसिलस की बात भी हमने कर्ड में कर ली थी। ये तीन हमने पढ़े हैं। इसमें आपको पूरा नाम याद रखना है, और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो एस्परजिलस नाइगर के बारे में पूछा गया है। फिर हम बात करेंगे एंजाइम्स की। तीन एंजाइम्स पे हमने बात की है, कौन कौन से? लाइपेजेस, पैक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस, और थर्ड वन इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। लाइपेजेस की बात करेंगे तो ये क्या करता है? रिमूव ऑयल स्टेन फ्रॉम क्लोथ, यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन और लॉन्ड्री इंडस्ट्री। पैक्टिनेजेस या प्रोटीएजेस, इसको हम प्रोटीएजेस भी बोल सकते हैं, और पैक्टिनेजेस बेसिकली पैक्टिन के अगेंस्ट, ये प्रोटीन के अगेंस्ट, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज की बात करेंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस की हमने बात की है, तो ये एज ए क्लॉट बस्टर काम करता है मायोकार्डियल इंफ्रक्शन के केस में। तो यहां तक हमने अभी डिस्कस किया है।